गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में आप सभी को पता है कि हम 4 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को यहां पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। काफी दिन से मैं देख रहा हूं कि कमेंट काफी कम आ रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट सेशन को देखते हैं वो क्वेश्चन ऑफ द डे के कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चले कि हम कितना सही तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं। और इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन की डेली करंट अफेयर की, तो आप सभी को पता है कि क्रेजी जी का ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग में 6 बजे तक इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाती है। वहां जाकर आप इसे इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। शुरू करें। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। वीडियो के मिड में भी मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस पूछता हूं, तो उनको भी ध्यान से नोट कीजिए और सभी के एक साथ आंसर करिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे में सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, पीएम द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया, ये केबल ब्रिज किस नाम से जाना जाता है? सेकेंड, सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाली किस नदी पर शाहपुर कंडी डैम बनाया गया? और थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का हाल ही में निधन हो गया? तो ये 3 क्वेश्चन है और सेशन के मिड में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो ध्यान से एंड तक वीडियो देखिए। ओके, चलिए। तो 4 अप्रैल का सबसे पहला करंट अफेयर आपके लिए ये रहा, हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? एसोचैम की बात करें तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशन है, यूं बोल सकते हैं। जो कॉमर्स इंडस्ट्रीज है भारत में, उनको लीड करने का काम एसोचैम के द्वारा किया जाता है। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं संजय नायर। आंसर हो जाएगा आंसर सी। संजय नायर हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमने काफी एग्जाम्स में देखे हैं। अब यहां पर बात आती है कि संजय नायर एक्चुअल में है कौन। तो देखिए, सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड जो कि एक कंपनी है, एक फंड है, उसके अध्यक्ष हैं संजय नायर। अब ये एसोचैम के भी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इनके पहले एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में अजय सिंह काम कर रहे थे, लेकिन अब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है और संजय नायर को एसोचैम का नया अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया। 2024-25 के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले हैं। नाम क्या है? संजय नायर। कंफर्म? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। रेलवे का आप सभी के लिए टारगेट बेस शुरू हो गया है, 5 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो इसके रजिस्ट्रेशन आपके लिए शुरू हो गए हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, जितने भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में आपका रेलवे का जितना भी कोर्स है वो पूरा बहुत ही इजी वे में यहाँ पर कवर करवाया जाने वाला है। यहाँ पर फीचर्स अगर हम देखें तो लाइव क्लासेस तो आपके लिए मिलने ही वाली है। इसके अलावा अगर आप किसी कारण से लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते तो सारे सेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगे और साथ ही साथ जितने भी सेशन आपके लिए जाएंगे उसकी पीडीएफ भी और मॉक टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन में ही अवेलेबल होंगे। करना क्या है, रूट एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, काफी सारे फ्री बेनिफिट भी हैं आपके लिए, काफी सारे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल है। तो आप चेकआउट कीजिए एक बार, आपको काफी अच्छा लगेगा। एप्लीकेशन में इंटर होने के बाद काफी सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहां पर अवेलेबल है और रेलवे का टारगेट बेच भी 5 अप्रैल से आपका ऑन एयर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे कुछ और पोर्टल या प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन निर्वाचन आयोग के हमने अलग अलग सेशंस में पढ़े हैं, है ना। जैसे हमने सी विजिल ऐप पढ़ा था, करेंगे उसकी भी बात। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल इलेक्शन कमीशन ने आज जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, उस समय गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म, जो कि हाल ही में नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया। क्या होता है कि देखिए, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर या फिर अदर जो भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, वहां पर काफी सारी जो गलत न्यूज है वो भी फैलती जाती है और बहुत ही स्पीड से फैलती है। इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन भारत में ट्रांसपेरेंट रहे, लोगों को सही जानकारी रहे इलेक्शन को लेकर,
और सभी मुद्दों को लेकर इसके लिए निर्वाचन आयोग ने एक एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म तैयार किया है और इसे नाम दिया गया मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म। ओके, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। कहां पर? नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में। नेशनल इलेक्शन कमीशन का कार्यालय है निर्वाचन सदन, नई दिल्ली में। ओके, चुनाव आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के माध्यम से मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म हर सिटीजन के लिए अवेलेबल है। जो भी जानकारी सिटीजन को चाहिए कि यार कोई भी न्यूज आई है वो गलत है या सही है, वो सारी जानकारी इस एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगी। और किन मुद्दों पर इलेक्शन के समय जो सिटीजन है उनको फोकस करना चाहिए, मतदान देते समय, वोट देते समय, ये सारी जानकारी मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का प्लेटफॉर्म है। इसके पहले जो अदर एप्लीकेशन लोकसभा इलेक्शन 2024 के समय नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा लाए गए, उनमें एक जिसकी अभी हमने बात की, सी विजिल ऐप। क्या है? तो जब इलेक्शन का समय, तो आप जानते हैं आचार संहिता लगी हुई है, ऐसी कंडीशन में आचार संहिता का उल्लंघन की जो शिकायत आती है, उस शिकायत को 100 मिनट के अंदर सी विजिल एप्लीकेशन के माध्यम से जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है वो सॉल्व करने वाला है। ठीक है ना? तो सी विजिल ऐप है, कोई भी व्यक्ति इस पर कंप्लेन कर सकता है अगर आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित उसके पास कोई भी सूचना है तो। सक्षम ऐप भी लाया गया था, जो 40% फिजिकली चैलेंज्ड जो मतदान करता है उनके घर पर आकर उनका मतदान ले लिया जाए, घर से ही उनका वोट ले लिया जाए। मतलब दिव्यांगों की सुविधा के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है नेशनल इलेक्शन कमीशन ने। तो ये दो अलग एप्लीकेशन है, इनको भी याद रखिएगा। और अब आया है मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म, ये भी नेशनल इलेक्शन कमीशन का प्लेटफॉर्म है। आप सभी को पता है 2024 में 7 चरणों में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। 19 अप्रैल से शुरू होंगे और 4 जून को इसका रिजल्ट है। कमेंट में बताइएगा कि इस साल लोकसभा के कौन से चुनाव हैं, 15वें, 16वें, 17वें या 18वें या 19वें, जो भी हैं, कौन से चुनाव हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। वर्ल्ड बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की इकोनॉमी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? इकोनॉमी मतलब जीडीपी की यहां पर बात हो रही है। तो वर्ल्ड बैंक की एशियाई देशों को लेकर, स्पेशली दक्षिण एशियाई देशों को लेकर एक रिपोर्ट आई है और इसमें 2024 के फाइनेंशियल ईयर में एशियाई देशों की इकोनॉमी किस परसेंटेज से बढ़ेगी यह अनुमान लगाया गया। और इसमें जो इंडिया के लिए अनुमान आया है वो 7.5% का आया है। 7.5% जीडीपी ग्रोथ होगा 2024 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का, ये अनुमान है वर्ल्ड बैंक का। वैसे कुछ समय पहले वर्ल्ड बैंक ने 2024 के लिए भारत की जो इकोनॉमी वृद्धि दर है या जीडीपी वृद्धि दर है उसका अनुमान 6.3% का लगाया था और अब ये अनुमान बढ़ाकर 1.2% का अनुमान बढ़ाया है। वृद्धि हुई है अनुमान में 1.2% की और अब ये अनुमान लगाया गया 7.5% का। किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया विकास को लेकर एक अपडेट जारी किया है, दक्षिण एशियाई देशों को लेकर। इसमें भारत के संदर्भ में इसने बताया है कि भारत की जो जीडीपी है वो 2024 में 7.5% तक रहेगी। हमारा पिछले अनुमान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 1.2% तक बढ़ सकती है, मतलब 7.5% रह सकती है। क्लियर? ओके। इसके अलावा 2025 में भी दक्षिण एशियाई देशों की 2025 के लिए एक अनुमान आया है कि 2025 में जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनकी ऑल ओवर अगर विकास दर देखें तो ये 6.1% तक रहने का अनुमान है। वैसे ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट था, आपको इंडिया की जीडीपी वृद्धि दर याद रखना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक का अनुमान 2024 के फाइनेंशियल ईयर के लिए ये 7.5% का है, इससे याद रखिएगा। ओके, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में नॉर्मली आप सभी जानते हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो जो विकासशील और जो पिछड़े हुए देश है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, विनिर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम वर्ल्ड बैंक का है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी
और हेडक्वार्टर देखने चाहते हैं तो वॉशिंगटन डीसी, वर्तमान में वॉशिंगटन डीसी जो कि यूएसए में है, यहां पर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। ओके, आगे आइए। कार्गो हैंडलिंग को लेकर चर्चा में आया पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप पोर्ट की बात करें या पारादीप बंदरगाह की बात करें तो ये काफी फेमस है और भारत के ओडिशा राज्य का बंदरगाह है। कार्गो हैंडलिंग को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, और इसमें बताया गया है कि 2023-24 में कार्गो हैंडलिंग के मामले में ओडिशा का पारादीप पोर्ट सभी बंदरगाहों में टॉप पर रहा है इंडिया में। किस राज्य में है? ओडिशा में। 2023-24 में पारादीप पोर्ट में 145 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभाला है। ऑलमोस्ट 145 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो यहां पर शिपिंग हुई है, यहां पर संभाला गया है। 2023-24 के लिए 24 में आई है, 2023-24 के लिए ये रिपोर्ट है। वैसे पारादीप बंदरगाह के पहले ये जो रिकॉर्ड था लास्ट ईयर का, वो था कांडला बंदरगाह के नाम पर। कहां पर है? तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसे ही दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नोट कीजिएगा, दीनदयाल पोर्ट ही कांडला पोर्ट है गुजरात में। पहले कार्गो हैंडलिंग के मामले में ये शीर्ष पर था और अब शीर्ष पर आ गया है, टॉप पर आ गया है पारादीप बंदरगाह। कहां पर? ओडिशा में। ओडिशा में इस बंदरगाह की स्थापना 1962 में की गई थी ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, और बाद में इसका हैंडल सेंटर गवर्नमेंट अपने अंडर में लेती है 1965 में। ओके, कौन सा पोर्ट है? पारादीप पोर्ट। किस राज्य में? ओडिशा में। आगे बढ़े। अब्देल फतेह अल सीसी को सीसी ने कौन सी बार मिस्र के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली? तो वैसे इस क्वेश्चन को हमने आई थिंक 2-3 महीने पहले डिस्कस किया था। अब्देल फतेह अल सीसी की अगर हम बात करें तो ये मिस्र में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते हैं और तीसरी बार इन्होंने मिस्र के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है, तीसरी बार। ओके, लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में मिस्र में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुए थे। वहां पर 90% वोट अल सीसी को दिए गए थे। ठीक है, 90% वोट मिले थे इनको, और अब इन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है और 2030 तक इनका तीसरा कार्यकाल होने वाला है मिस्र में। अब्देल फतेह अल सीसी। ओके, 2014 से ये मिस्र के प्रेसिडेंट के पद पर विराजमान है और अब इन्होंने मिस्र के प्रेसिडेंट के रूप में तीसरी बार शपथ ली है, याद रखिएगा। वैसे अगर हम मिस्र का थोड़ा सा मैप देखने जाते हैं कि मिस्र कहाँ लोकेटेड है, तो हमको पता चलता है कि अफ्रीका का उत्तर पूर्वी देश है मिस्र, इजिप्ट। ओके, इजिप्ट या मिस्र। ठीक है, इजिप्ट की कैपिटल या मिस्र की कैपिटल है काहिरा। क्वेश्चन आता है किस नदी के तट पर? तो नील नदी के तट पर। वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी के तट पर है मिस्र की कैपिटल काहिरा। मिस्र 2 अफ्रीकी देशों से सीमा बनाता है, दक्षिण में सूडान और इसके पश्चिम में देखने को मिलता है लीबिया। इसके उत्तर पूर्व में स्वेज नहर देखने को मिलती है जिस पर मिस्र का आधिपत्य है। अब आप बता दीजिएगा कमेंट में कि स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? एक यहां पर है और एक है ये। ओके, तो कमेंट में बताइएगा कि स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में हमने देखा है। क्लियर? तो मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए कौन? अब्देल फतेह अल सीसी। कंफर्म? आगे बढ़ते हैं। 3 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हुए। निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है? तो मनमोहन सिंह जी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ये राज्यसभा के हाल ही में सदस्य के रूप में रिटायर हुए हैं फ्रेंड्स। इनकी आत्मकथा है चेंजिंग इंडिया, आंसर सी। वैसे पूरी डिटेल हमको मनमोहन सिंह जी के बारे में पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत भी हैं देश में और पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो इनके बारे में जो कैजुअल डिटेल है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए
3 अप्रैल को देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हो गए। 33 साल तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। कितना साल तक? 33 ईयर तक। ओके, किस राज्य से आते हैं? पंजाब राज्य से। कौन से पीएम का पद संभाला था? तो ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल का कार्यकाल था यूपीए का, उसमें पीएम थे मनमोहन सिंह। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1991 से 1996 तक। और इसके अलावा आरबीआई के 15वें गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया है 1982 से लेकर 1985 तक। ओके, काफी नोट पर जो 100 के पुराने नोट आप देखेंगे उन पर इनके सिग्नेचर आपको देखने को मिलेंगे। आरबीआई के 15वें गवर्नर थे, भारत के 13वें प्रधानमंत्री और भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। समाज सेवा या राजनीति के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 1987 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। इनकी आत्मकथा चेंजिंग इंडिया के नाम से जानी जाती। अभी ये राज्यसभा से रिटायर हुए। किस संगठन द्वारा अ डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेंट डेथ नामक रिपोर्ट जारी की गई? तो अ डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेंट डेथ, ये जो रिपोर्ट है ये निकाली गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा। आंसर हो जाएगा आंसर। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये जो कि शरणार्थियों की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। ओके, शरणार्थी समझते हैं, माइग्रेंट या माइग्रेशन आप सभी जानते होंगे, स्थानांतरण माइग्रेशन होता है। नॉर्मली होता क्या है, देखिए माइग्रेशन में कोई भी व्यक्ति अपने देश को छोड़कर किसी और देश को चला जाता है, वही कहलाता है माइग्रेशन। ओके, ये हमने देश के तौर पर लिए कि स्थान से दूसरे स्थान के तौर पर भी माइग्रेशन को हम परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देश की बात होगी, स्पेशली जब ये रिपोर्ट आएगी तो एक देश से दूसरे देश चले आना, वहां जाकर बस जाना, ये कहलाता है माइग्रेशन। काफी सारे कारणों से हो सकता है, जैसे कि देखिए किसी भी देश में अगर गृह युद्ध की स्थिति है, वहां पर जो आर्थिक असमानता है ना, शोषण हो रहा है किसी का, तो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश भागने की कोशिश करता है ताकि जान बचा सके। तो इस तरह से आपने देखा है सीरिया या फिर खाड़ी देशों में तो बहुत सारे लोग अवैध रूप से यूरोपीय देशों की तरफ जाते हैं। ये माइग्रेशन है नॉर्मली, है ना। अब अ डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेंट डेथ, ये जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा हाल ही में जारी की गई और 10 साल का इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है कि जो भी माइग्रेट करते हैं उनकी मौत से संबंधित ये डेटा है। देखेंगे हम कि डेटा क्या है, कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हमको देख लेना चाहिए। तो इस रिपोर्ट के की पॉइंट्स में इन्होंने बताया है कि 3 प्रवासियों में जो माइग्रेट होकर आते हैं, 3 प्रवासियों में 2 प्रवासी जिनकी मृत्यु हो गई, यहां पर ये भी समझिएगा 3 प्रवासी जिनकी मृत्यु हो गई है, उनमें से 2 प्रवासी ऐसे होते हैं जो कि ऐसे देशों से आते हैं जहां पर संघर्ष चल रहा हो, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, या फिर वो गृह युद्ध भी हो सकता है, हिंसा हो सकती है, खाने पीने की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी संकट है ना, ऐसे देशों से आते हैं। 3 में से 2 जो कि इनको मृत मिलते। इसके अलावा जितने प्रवासी इनको मृत मिलते हैं, अगर उनके आधार पर ये रिपोर्ट देखें तो 2/3 लोग 2/3 लोगों के बारे में कोई जानकारी मिल ही नहीं पाती कि वो किस देश से माइग्रेट होकर आए। अब मृत्यु का कारण क्या है ये समझो। ये अवैध रूप से आते हैं, समुद्र को पार करके तो शिप पलट जाती है, किसी अवैध रूप से वाहनों के नीचे इंजन की जगह छुप कर आते हैं, तो वहां पर जहरीली गैस के कारण, धुएं के कारण और बीमारियों के कारण, क्योंकि ये डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि अवैध रूप से आए हुए हैं, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है नॉर्मली, आपको तो बस इतना याद रखना है कि रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है और रिपोर्ट का नाम क्या है। तो अ डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेंट डेथ, ये जो रिपोर्ट है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर माइग्रेशन के द्वारा हाल ही में जारी की गई। इस संस्था की बात करें, काम मैं आपको बता चुका हूं, 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और 175 कंट्रीज वर्तमान में इस संस्था की सदस्य है। ओके, देखिए उसके अंदर की डिटेल मानते हैं एग्जाम में नॉर्मली नहीं पूछी जाती है, बड़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है, यूपीएससी में
कभी जब मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आते हैं तब आपसे इसकी रिपोर्ट के इंटरनली डेटा के बारे में पूछा जा सकता है, तो उन स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी था। अब आगे आते हैं, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण खोजे हैं? तो सीधा सीधा यहाँ पर क्वेश्चन है कि कैलिस्टो जहां पर अभी ओजोन मिली है, ओजोन गैस के प्रमाण खोजेगा, ये किसका उपग्रह है? तो ये जुपिटर का उपग्रह है, जुपिटर का मून है, जिसका नाम है क्या? कैलिस्टो। हाल ही में साइंटिस्ट जो थे उनके एक दल ने कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण खोजे हैं, ओजोन गैस को खोजा है। अब ये खोज इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा ही की गई, ठीक है, भारतीय भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, इसने और कुछ एक और संस्था है जिसका नाम है परमाणु आणविक और ऑप्टिकल भौतिकी प्रभाग, इनके साइंटिस्टों ने मिलकर हाल ही में ओजोन लेयर खोजी है, ओजोन गैस खोजी है कैलिस्टो पर, और ये कैलिस्टो मून है या उपग्रह है किसका? जुपिटर का, बृहस्पति का। कंफर्म। ओजोन गैस के बारे में नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल एक गैस है, वायुमंडलीय गैस है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है, इसलिए O3 के नाम से जानी जाती है ना, ओजोन। कमेंट में बताइएगा कि ओजोन लेयर, ठीक है, किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल, शोभ मंडल, किस मंडल में हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है? ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली गैस CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब ओजोन गैस की खोज का श्रेय दिया जाता है क्रिश्चियन फ्रेडरिक शोनबाइन को। इसका हल्का नीला रंग होता है, ओजोन के अगर कलर की बात करें गैस की तो हल्का नीला कलर होता है। अब कैलिस्टो की बात करते हैं, जो कि जुपिटर का एक उपग्रह है, तो यह बृहस्पति का दूसरा और पूरे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा मून है, सबसे बड़ा तीसरा उपग्रह है। कौन? कैलिस्टो। किसका उपग्रह है? जुपिटर का। ओके, चलिए आगे आ जाएं, आगे आइए। किस देश के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल सन में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये साइंटिस्ट है साउथ कोरिया के। साउथ कोरिया के लोगों ने आर्टिफिशियल सन में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 48 सेकेंड तक मेंटेन किया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कहां के साइंटिस्टों ने किया? साउथ कोरिया के साइंटिस्टों ने, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियर फ्यूजन का जो इनका एक रिएक्टर बोल ले वो है, वहां पर आर्टिफिशियल सन जो इनके द्वारा बनाया गया है उसमें इन्होंने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन किया है साउथ कोरिया के साइंटिस्टों ने। ये जो टेम्परेचर है यहां पर ये समझिएगा कि सूर्य के कोर से 7 गुना तक अधिक है। कितने गुना तक? 7 गुना तक। इससे पहले 2021 में ये टेम्परेचर 30 सेकेंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड है, और अब 48 सेकेंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया साउथ कोरिया ने। कंफर्म, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आप सभी जानते हैं, सूर्य में या ऐसे किसी भी जो बोल सकते तारे में नॉर्मली ऊर्जा के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का ही हमें प्रोसेस देखने को मिलती है, जहां पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम के परमाणु का निर्माण करते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। साउथ कोरिया एक पूर्वी एशियाई देश है और इसकी कैपिटल है सियोल। लास्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में चर्चा में रही कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? देखिए, मूवी में भी नाम सुना होगा आपने, नॉर्मली पुष्पा, कोंडा रेड्डी है ना, पुष्पा में आपने सुना होगा। कोंडा रेड्डी जनजाति ये हमें देखने को मिलती है इन 4 राज्यों में से आंध्र प्रदेश राज्य में। तेलुगु जो बेल्ट है वहां पर नॉर्मली कोंडा रेड्डी जनजाति निवास करती है। आंध्र प्रदेश में ये देखने को मिलती है। इन चारों अगर हम ऑप्शन देखें तो हमें आंध्र प्रदेश में मिलेगी। अब ये सुर्खियों में क्यों? हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो कोंडा रेड्डी जनजाति है, उन्होंने वहां के वन अधिकारियों को एक पेड़ के बारे में बताया। एक ऐसा पेड़ जिसका नाम है लॉरेल वृक्ष, साइंटिफिक नेम देखें तो टर्मिनलिया टोमेटोन्सा। ये एक वृक्ष है जो कि आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है। इस वृक्ष में पानी अंदर तनों के अंदर रहता है जिसे निकाला जा सकता है। ये जानकारी कोंडा रेड्डी जनजाति ने वहां के वन कर्मचारियों को या वन विभाग के अधिकारियों को दी है।
जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं आविष्कार की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो जनजाति है देखिए प्राचीन जनजाति है, जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान रखती है, नेचर से जुड़ी हुई है, तो नेचर का इनको बहुत अच्छा ज्ञान है, तो किस पेड़ के क्या फायदे हैं इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। अब इन्होंने आंध्र प्रदेश के वन अधिकारियों को बताया है लॉरेल वृक्ष के बारे में कि भैया इसके तनों के अंदर पानी मिल सकता है ना। तो जब खोदा गया तो उसके तनों में से पानी निकलने का आप देख सकते हैं प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो कोंडा रेड्डी जनजाति है, ये काफी सुर्खियों में आ गई है, चर्चा में आ गई है, इसके कारण आंध्र प्रदेश की एक आदिम जनजाति है, नेचर से जुड़ाव है इसका, जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान रखती है, जंगलों में रही है क्योंकि आदिम है, तो जंगलों के सारे पेड़ पौधे किस तरह से यूज किए जा सकते हैं, क्या उनकी क्वालिटीज है, वो सभी कोंडा रेड्डी जनजाति को पता है। तेलुगु भाषी बेल्ट में देखने को मिलती है, इसलिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, इसके जंगलों में या गोदावरी क्षेत्र में पापी कोड़ा पहाड़ी श्रृंखला पर इन जनजातियों का निवास है। ऑप्शन में हमारे पास आंध्र प्रदेश था और आंध्र प्रदेश के वन कर्मचारियों को इन्होंने जानकारी दी है, वहां के अधिकारियों को जानकारी दी है, तो कोंडा रेड्डी जनजाति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में निवास करती है। ओके, तो यहां पर हमने 4 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझा, एक एक फैक्ट, एक एक इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से देखी। अब हम बात करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज करते हैं। क्या था? जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला पीएम बनी? तो रिपब्लिक ऑफ कांगो। सेकेंड, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपए का। आंसर सी। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। आगे आ जाइए। अप्रैल माह में किस दिन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 अप्रैल को, पढ़ा था हमने कल के सेशन में। किस इंटरनेशनल संगठन द्वारा कोरोना वायरस नेटवर्क पहल शुरू की गई? तो यह पहल शुरू की गई है किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आंसर ए। राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो नेशनल मेंस खो खो चैंपियनशिप का खिताब जीता है महाराष्ट्र की खो खो टीम ने। भारत की किस महारत्न कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस अवार्ड 2024 जीता? तो यह है कौन? REC, मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, है ना। किस स्थान पर भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है मुंबई में। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर कौन? तो यह है मीराबाई चानू। लास्ट क्वेश्चन था, अवैध ऋण देने वाले एप्स पर नजर रखने के लिए कौन सा बैंक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का गठन करेगा? तो यह है RBI। आंसर ए। ओके, अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। पहला क्वेश्चन था, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो यह है चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर राज्य में। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2 लोगों को दिया गया था। उर्दू भाषा के लिए गुलजार को दिया गया और संस्कृत भाषा के लिए रामभद्राचार्य जी को दिया गया, जो कि हिंदू धर्म के एक बहुत ही विख्यात संत है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कब लाई गई थी? तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाया गया था 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन लास्ट डे के सेशन में मैंने आपको दिए थे। आज मैंने आपको वीडियो के मिड में काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, नोट कीजिएगा ध्यान से, और कल कमेंट में उसका आंसर आज उसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, हम कल के सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।